फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द केमिकल काइनेटिक्स। और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स में फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा चैप्टर है, पूरा प्लेलिस्ट है। आप लोग इसको आराम से देखें, अपना पेज निकालिएगा, पेन निकालिएगा और मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू कीजिएगा। आज उन फैक्टर्स को देखते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। सही है, यानी नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या है। क्या ये रिएक्टेंट बजाते खुद इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या इन दोनों का कंपैरिजन भी हम करेंगे। सो नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या है, क्या ये रिएक्टेंट आयनिक है या क्या ये रिएक्टेंट कोवेलेंट है, दोनों को हम देखेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं मेटल्स को। हमारे पास दो मेटल्स हैं। एक है आपके पास सोडियम, और सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। यहाँ पर हम इसको ऐसे मिटा के, यहाँ 11 एटॉमिक नंबर है सोडियम का। ठीक है, और इसको मिटा के हम नीचे लिखते हैं कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है। दोनों मेटल्स हैं, दोनों पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, और जब पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसके नतीजे में बेस बनेगा। क्या बनेगा? बेस बनेगा। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और नीचे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम का रिएक्शन फास्ट होता है जबकि मैग्नीशियम का रिएक्शन स्लो होता है। और मेरा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैग्नीशियम स्लो रिएक्शन करता है जबकि सोडियम फास्ट रिएक्शन करता है। इसकी वजह क्या है? ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक चीज़ आप लोगों ने नोट करना है कि यहाँ सोडियम और मैग्नीशियम जो है ये दोनों सेम ग्रुप से, ये दोनों सेम पीरियड से, यानी पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करते हैं। इनका पीरियड नंबर 3 है और सेम पीरियड है इनका। ठीक है जी, इनका पीरियड सेम है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि जब आप पीरियड के अंदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। क्या डिक्रीज होता है? साइज डिक्रीज होता है। अब ये मैं आपको वजह बताने लगा हूँ कि मैग्नीशियम क्यों स्लो रिएक्शन करता है जबकि सोडियम क्यों फास्ट रिएक्शन करता है। तो जब आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। साइज़ क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? साइज़ डिक्रीज होता है। और जब साइज़ डिक्रीज होता है तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाती है। मतलब यहाँ पर ये जो सोडियम है और मैग्नीशियम है दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। दोनों क्या है जी? इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। लेकिन मैग्नीशियम जो कि मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सोडियम से कम है। इसी वजह से ये स्लो रिएक्शन करता है वाटर के साथ, और मैग्नीशियम जो है ये फास्ट रिएक्शन करता है वाटर के साथ। ठीक है जी। अच्छा, और भी एक्सप्लेन करेंगे, यहीं पर वाइंड अप नहीं करता हूँ, लेकिन आपने इस चीज़ को अपने साथ नोट करना है। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, यानी स्मॉल साइज की वजह से मैग्नीशियम जो है ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज दैट ऑफ सोडियम। इसी वजह से ये स्लो रिएक्शन करता है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, यानी नेचर ऑफ रिएक्टेंट जैसे चेंज किया, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जैसे चेंज कर दी, तो एक में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट जबकि दूसरे में रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हुआ। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। यही रीज़न मैं आपको बाद में भी एक्सप्लेन करता हूँ, यही आप लिख लीजिएगा। अब आते हैं, और आपके पास क्या है? ऑक्सीडेशन। यहाँ हो रहा है कॉपर का ऑक्सीडेशन जबकि यहाँ हो रहा है मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्लो हो रहा है जबकि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन फास्ट होता है। ये भी नेचर दोनों का डिफरेंट है, कॉपर का अलग है और मैग्नीशियम का अलग है। ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिफरेंट है, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिफरेंट है, दोनों का साइज डिफरेंट है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और चीज़ आपने अपने साथ नोट करना है कि यहाँ पर ये जो आपके पास किया है आयनिक रिएक्शंस। अब यहाँ पर मेटल्स का जो मैंने आपको बताया था, मेटल्स की कहानी यहाँ तक थोड़ा बहुत आप नोट कर लें और यहाँ तक आप इसको अपने नोट्स का हिस्सा बनाइएगा। ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट चलेगा, ये टॉपिक चलेगा, अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, टेंशन मत ले, उसके बाद अपना बुक रीड करें। चाहे आप फेडरल से हैं, आप पंजाब से हैं या आप केपी से हैं, लेक्चर के बाद अपना बुक ज़रूर रीड कीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा,
अब थोड़ा सा आते हैं आयनिक रिएक्शन की तरफ। ये जो है ये NaCl ये आयनिक रिएक्शन है, ये आयन है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये AgNO3 ये भी आयन है, आपके सामने है, ये दोनों आयनिक बांड हैं, दोनों का आपस में रिएक्शन करेंगे। यहाँ पर एक एक्वियस सॉल्यूशन लेंगे, किस चीज़ का, NaCl का एक्वियस सॉल्यूशन लेंगे। किसका सॉल्यूशन लेंगे, NaCl का एक्वियस सॉल्यूशन लेंगे। और यहाँ साथ में AgNO3 का भी क्या लेंगे, AgNO3 का भी एक्वियस सॉल्यूशन लेंगे, एक्वियस सॉल्यूशन, दोनों का एक्वियस सॉल्यूशन होगा, यानी दोनों का पानी के अंदर क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, दोनों का एक्वियस सॉल्यूशन होगा, ठीक है जी। गौर कीजिएगा, दोनों का क्या होगा, एक्वियस सॉल्यूशन होगा। तो जब आप इसको पानी के अंदर डालेंगे तो ये तो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम और क्लोरीन। और सिमिलरली Ag और सिल्वर नाइट्रेट ये भी पानी के अंदर आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे। जैसे इन दोनों को मिक्स करेंगे इमीडिएटली यहाँ पर AgCl के प्रेसिपिटेट आना शुरू हो जाएंगे। क्या आना शुरू हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट, यानी मतलब इन दोनों को जैसे ही मिक्स करेंगे तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट आना शुरू हो जाएंगे। किस चीज़ के प्रेसिपिटेट, AgCl के एकदम से, और साथ में सोडियम नाइट्रेट बनेगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि इन दोनों सॉल्यूशन को जैसे आप मिक्स करेंगे ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और एकदम नीचे सिल्वर क्लोराइड जो कि पानी के अंदर इनसॉल्युबल है उसके प्रेसिपिटेट आना शुरू हो जाएंगे। ये रिएक्शन क्या था, ये आयनिक रिएक्शन था। आयनिक रिएक्शन फास्ट होते हैं देन दैट ऑफ द कोवेलेंट रिएक्शन, ठीक है। याद रखिएगा मेरा टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और मैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट को डिस्कस कर रहा हूँ। अगर नेचर ऑफ रिएक्टेंट आयनिक है, क्या है, आयनिक है, तो रिएक्शन फास्ट होगा एज कंपेयर टू द अगर नेचर ऑफ रिएक्टेंट कोवेलेंट। समझ रहे हैं मेरी बात को। अच्छा, क्यों ये फास्ट होता है, देखो ऑलरेडी यहां पर सॉल्यूशंस के अंदर आयंस मौजूद थे, आयंस ऑलरेडी मौजूद थे। तो जैसे आपने इसको मिक्स करना था तो यहां पर Ag+ ऑलरेडी मौजूद था और यहां पर Cl- ऑलरेडी मौजूद था और एकदम से आयनिक बांड बना लिया। एकदम से क्या बांड बना लिया, आयनिक बांड बना लिया, यानी ऑलरेडी आयंस मौजूद हैं, कोई ओवरलैपिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई ओल्ड बांड को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर रिएक्शन होता है बिकॉज ऑलरेडी आयंस आर प्रेजेंट। तो याद रखिएगा MCQs में भी पूछा जाता है कि आयनिक रिएक्शन फास्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर नोट करनी है कि वो जो मैंने मेटल्स के बारे में बात की है कि साइज़ डिक्रीज़ होता है जब हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी डिक्रीज़ होती है। जितनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज़ होगी उतना रिएक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा है वो मैंने आपको ऊपर बताया है, तो वो ऊपर आपने नोट्स में नोट किया होगा, आप इसको अब नोट कीजिएगा। आयनिक रिएक्शन are fast reaction than that of the covalent reactions. ओके, चलो जी अब आगे चलते हैं कोवेलेंट रिएक्शन। अब उसके बाद अगला हेडिंग आपका होगा कोवेलेंट रिएक्शन। कोवेलेंट रिएक्शन जो होते हैं वो स्लो होते हैं, क्यों? अब ये देखिएगा, ये आपके पास क्या है, एसिटिक एसिड है, इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, इसका रिएक्शन इथेनॉल के साथ हो रहा है और एज ए रिजल्ट यहाँ ईस्टर बन रहा है। क्या बन रहा है, ईस्टर बन रहा है और इस प्रोसेस का नाम ईस्टरिफिकेशन है। इसका नाम क्या है, ईस्टरिफिकेशन। आप अपने नोट्स में ईस्टरिफिकेशन आप अपने नोट्स में नोट कीजिएगा, दिस इज़ द ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस और साथ में H2O भी बन रहा है, ठीक। ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस है। ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस में जो रिएक्टेंट है उसका नेचर कोवेलेंट है। ये रिएक्शन कोवेलेंट रिएक्शन कहलाया जाएगा और ये रिएक्शन स्लो होता है एज कंपेयर टू द आयनिक रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है, इसमें यह होता है कि आपके पास यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रीज़न भी लिखा है कि देखो यहाँ जब ईस्टरिफिकेशन होगा तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपके पास H और यहाँ से क्या आएगा, OH आएगा, ठीक है। जब यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा फिर उसके बाद नया कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और उसके नतीजे में ये रिएक्शन परफॉर्म होगा। यानी यहाँ पुराने रिश्ते टूटेंगे, पुराने रिश्ते जब टूट जाएं तो फिर उसके बाद इससे क्या बनेंगे, नए रिश्ते बनेंगे, ठीक है। पुराने रिश्ते टूटेंगे और नए रिश्ते बनेंगे तो ये वक्त लेगा, ठीक है, इस पे ज़रूर वक्त लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। यानी पहले जो ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड था उसको आपने ब्रेक करना है, उसको एनर्जी देना है। और याद रखिएगा कोवेलेंट बॉन्ड ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन से बनता है,
तो ऑर्बिटल को सेपरेट करना है, ठीक है। और जब नया कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो फिर भी ऑर्बिटल का प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इट मींस इट विल टेक टाइम, ये टाइम लेगा, सही है। अच्छा, ओरिएंटेशन ऑफ द फॉर द न्यू बॉन्ड्स, जब न्यू बॉन्ड बनेंगे तो उसके लिए ओरिएंटेशन ज़रूरी है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बताया हुआ है, उसके लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन ज़रूरी है। अगर एक्स एक्सिस पर है तो दूसरा एक्स एक्सिस पर आएगा तो बॉन्ड बनेगा। इट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है न्यू बॉन्ड एनर्जी, यानी मतलब ये है कि जो ओल्ड बॉन्ड है उनको ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देनी होगी। तो जब न्यू बॉन्ड बनेगा तो उसके दौरान एनर्जी रिलीज होगी, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इट मीन्स आप लोगों ने सिंपल क्या नोट करना है, कोवेलेंट रिएक्शंस आर स्लो देन दैट ऑफ द आयनिक रिएक्शंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं। नोट, अब वो जो मैंने आपको वो वाली बात बताई थी वो अब यहाँ पर दोबारा से दोहरा लेते हैं और आपको जो सोडियम है उसका रीज़न आपको बता देते हैं और मैग्नीशियम। देखो एक और बात सुनिएगा, द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम विद वाटर अकर एट अ डिफरेंट रेट बिकॉज ऑफ, ये बिटवीन लिख रहा है, ये बिकॉज ऑफ है, ठीक है जी, माइंड मत कीजिएगा, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। यहाँ पर देखिएगा, ये डी स्टूडेंट्स आप अपने नोट्स का हिस्सा बनाएं प्लीज़। ये सोडियम है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 इलेक्ट्रॉन। वही बात है जो मैंने अभी की थी। आप अपने नोट्स बनाएं आराम से, होपफुली आप चीज़ को गेट कर रहे हैं। तो अब देखो, जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूँगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 और 2s2 और 2p6 और यहाँ पर है 3s1, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 और 2s2 2p6 और यहाँ पर क्या है 3s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैग्नीशियम का है और ये सोडियम का है, दोनों का रिएक्शन वाटर के साथ होने जा रहा है। आपसे मैं पूछता हूँ, यहाँ आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो 3s में मौजूद है, यहाँ भी आखिरी इलेक्ट्रॉन 3s में मौजूद है, लेकिन यहाँ आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ आखिर में s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट्स आपसे सिंपल सवाल है, क्या कंप्लीटली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं या हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं? कंप्लीटली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका हो गया, मैग्नीशियम का। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से वो स्लो रिएक्शन करेगा, जबकि ये फास्ट रिएक्शन करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? नोट्स में डालिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। और सोडियम जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है मैग्नीशियम से। तो जब इससे कंपाउंड बनता है, नोट्स का हिस्सा बनाइएगा, ये सोडियम है, सोडियम का रिएक्शन किसके साथ, H2O के साथ, तो इस रिजल्ट क्या बनता है, NaOH, सही है। यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज। अच्छा, यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिएक्शन H2O के साथ, तो इसके नतीजे में क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज, यानी मतलब आप सुनना ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव को मैं क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका कंसेप्ट बनेगा। देखो, सोडियम से क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है जब OH उसके साथ अटैच होगा। मैग्नीशियम से क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है जब उस पर OH अटैच होगा। यानी मतलब सोडियम को प्लस में कन्वर्ट करना है, मैग्नीशियम को प्लस में कन्वर्ट करना है, तो रिएक्शन होगा। कौन आसानी से मानेगा? सोडियम आसानी से मानेगा प्लस में कन्वर्ट होने के लिए, तो इट मीन्स कि सोडियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो जो आसानी से मानेगा उसका आसानी से रिएक्शन होगा ना, यानी मतलब फास्ट रिएक्शन होगा। तो 2 रीज़न है, सोडियम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मैग्नीशियम के मुकाबले में, और दूसरा रीज़न ये है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अनस्टेबल है एज़ कम्पेयर टू द मैग्नीशियम। समझ रहे हैं जी? चलो, वेरी गुड, इससे स्क्रीनशॉट लीजिएगा और ये अपने नोट्स का हिस्सा बनाइए। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। हेंस इट्स इलेक्ट्रॉन्स लॉस अकर इजीली। हाँ, वो तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन इजीली आसानी से होते हैं, तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखा दिया, सही है। फास्ट रिएक्शन फॉर सोडियम देन मैग्नीशियम। चलो जी, इससे स्क्रीनशॉट निकालिएगा। अच्छा, आयनिक रिएक्शन और अकर फास्ट एज कम्पेयर टू द कोवेलेंट रिएक्शन बिकॉज ऑफ, ये डियर स्टूडेंट्स बिटवीन नहीं है, ये बिकॉज ऑफ है, इसको आप अपने साथ बिकॉज ऑफ लिखिएगा। बिकॉज ऑफ द फास्ट देन इन एक्वियस सॉल्यूशन the ions of ionic compound are already present. ओके, सुनिएगा। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका रिएक्शन तेज़ होता है एक्विस मीडियम के अंदर कोवेलेंट से, क्योंकि एक्विस मीडियम के अंदर उनके आयंस ऑलरेडी मौजूद होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये, ठीक है जी। चलो, यहाँ पर ये रिएक्शन आपके सामने है, आयनिक कैरेक्टर
और कोवेलेंट कैरेक्टर, ये क्या बात हुई है इसको ज़रा सा थोड़ा सा समझिएगा। इसके साथ जो पीपीटी लिखे हुए हैं, तो कभी कभी कोई स्टूडेंट पूछ लेता है कि सर ये वाटर के अंदर सॉल्युबल क्यों नहीं है। आपने तो ऊपर भी दिखाया, आपने पहले भी कहा कि ये वाटर पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है, तो इसके एकदम पीपीटी बनते हैं। तो कभी कभी वो पूछते हैं कि सर इसके अंदर ये सॉल्युबल क्यों नहीं है वाटर के अंदर। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा हिंट्स दिया है, बाकी ये मेरा टॉपिक नहीं है कि आयनिक कैरेक्टर, यहाँ पर जो आयनिक बॉन्ड या जो आयनिक कैरेक्टर हैं वो AgCl में कम है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। तो ये इंशाल्लाह आप सेकेंड ईयर में जब आएंगे तो आप इसको समझेंगे। लेकिन AgCl में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से वो पानी के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए वैसे थोड़ा सा हिंट्स लिखा है, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर AgCl भी तो आयनिक है, तो भी तो वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए, उसकी पीपीटी क्यों बनते हैं। इट इज़ नॉट अ टॉपिक और हियर ये टॉपिक नहीं है कि इसके पीपीटी जल्दी बनते हैं, ये इधर टॉपिक है। ठीक है जी, चलो आगे मूव करते हैं। नोट, सोडियम हैज़ अ अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाइल मैग्नीशियम हैज़ अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये आपके सामने है, तो ये मैंने अभी करवा दिया। ठीक, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, अब ये दूसरा टॉपिक है, दूसरा फैक्टर है जो इफेक्ट कर रहा है, वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। सिंपल सी बात है, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो कोलिजन ज़्यादा होंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा अटेन होंगे और ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्शन होगा। ठीक है जी, तो द रिएक्शन इन which occur in a solution or in a gaseous form, same phase, are called homogeneous reaction. It depends upon the relative concentration of the reactant. For example, दो रिएक्शन हो रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। ये आपके पास एक रिएक्शन है NaCl जो एक्वियस फॉर्म में है, और साथ में यहाँ पर आपके पास कौन है AgNO3, ये भी कौन से फॉर्म में है, एक्वियस फॉर्म में है। ठीक है जी, दोनों का एक्वियस, यानी दोनों एक्वियस फॉर्म में है, और इसी रिजल्ट जो भी प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पर जो दोनों का फेज है वो दोनों का फेज क्या है, सेम है। तो अगर इस एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर NaCl और AgCl का कंसंट्रेशन ज़्यादा था तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब दो रिएक्टेंट जो है, और यानी मतलब होमोजीनियस रिएक्शन का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट जो दोनों हैं, दोनों रिएक्टेंट सेम फेज में मौजूद है, प्रोडक्ट भी सेम फेज में मौजूद है। तो फॉर एग्जांपल आपने एक्वियस सॉल्यूशन लिया है, तो अगर एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर तो पानी भी होगा, आपका रिएक्टेंट भी होगा, तो आप जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन लेंगे रिएक्टेंट का उतना फास्ट रिएक्शन होगा। ठीक है जी, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। The dilute solution are slow while the concentrated reaction are fast because number of the particles number of the particles are more in concentrated यानी more particle per unit volume यानी जो वॉल्यूम होता है ना कंसंट्रेटेड में, ये लेट्स से ये वॉल्यूम है, यहाँ पर वाटर मौजूद है, तो पर यूनिट वॉल्यूम जो कंसंट्रेशन होता है या जो पार्टिकल होते हैं वो कंसंट्रेटेड में ज़्यादा होते हैं, तो इसी वजह से उसमें कोलिजन ज़्यादा होती है, और जब उसमें कोलिजन ज़्यादा होंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। हेंस इफेक्टिव कोलिजन इज मोर पर यूनिट वॉल्यूम इन विच इन द कंसंट्रेटेड। ठीक है जी, तो ये तो बहुत आसान सी बात है, स्पेसिफिक एग्जांपल दूंगा, अपने नोट्स का हिस्सा बनाइएगा। ठीक है जी, अच्छा EG, ये कंबस्चन का रिएक्शन हो रहा है, कंबस्चन का रिएक्शन वुड है, 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड है, यहाँ पर 21% ऑक्सीजन प्रोवाइड है, 21% में स्लो होगा जबकि 100% में फास्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा इसके बाद है ये आपके पास कार्बोनेट है, कार्बोनेट का रिएक्शन HCl के साथ हो रहा है। तो कार्बोनेट का रिएक्शन HCl के साथ जो हो रहा है, तो कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन रहा है आपके पास, क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। लेकिन उसी का यही रिएक्शन एक और लिखता हूँ, यहाँ पर लिखा गया है कंसंट्रेटेड HCl, तो अगर कंसंट्रेटेड HCl होगा तो फास्ट होगा, ऊपर वाला स्लो है। समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स मेरी बात को? तो ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर। उसके बाद क्या है, यहाँ पर होमोजीनियस रिएक्शन है, HCl ने बनना है, तो अगर यहाँ पर HCl बनेगा, यहाँ पर भी क्या बनेगा, HCl बनेगा। यहाँ पर प्रेशर कितना है 1 atm, यहाँ पर प्रेशर कितना है 5 atm। व्हाट डज मीन बाय प्रेशर फॉर द गैसियस सब्सटेंस, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। उधर प्रेशर 1 atm है, इधर प्रेशर क्या है 5.5। Pressure actually means concentration of gas. Pressure actually means concentration of gas. Pressure actually means concentration of gas. तो आप बताइएगा ना, 1 atm में प्रेशर ऑफ गैस ज़्यादा होगा या 5.5 atm में प्रेशर ऑफ गैस ज़्यादा होगा? 5.5 atm में प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अगर प्रेशर ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा है।
क्योंकि क्या ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आपके सामने लिखा जा चुका है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो अगला फैक्टर है वो है सरफेस एरिया और साइज ऑफ पार्टिकल इन हेट्रोजीनियस मीडियम। यानी हेट्रोजीनियस मीडियम में आपके पास सरफेस एरिया और साइज ऑफ पार्टिकल यानी हेट्रोजीनियस मीडियम है कि एक आपके पास क्या है, गैसियस है, और दूसरा आपके पास क्या है, सॉलिड है, या एक लिक्विड है और दूसरा सॉलिड है। उनमें सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। किस चीज़ पर डिपेंड करता है? सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, उतना आर ज़्यादा होगा। कैसे? एग्जाम्पल आपके सामने है, ये जिंक है, सॉलिड फॉर्म में है और अक्सर मतलब एक्वियस ना किसके साथ रिएक्शन करता है, किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है। एज ए रिजल्ट जिंक +2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। नीचे भी है लेकिन जिंक पाउडर फॉर्म में है। पाउडर फॉर्म में हमने जिंक को कन्वर्ट किया है, जिंक का सरफेस एरिया हमने ज्यादा किया हुआ है, तो ऊपर वाला रिएक्शन स्लो जबकि नीचे वाला रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि नीचे वाले रिएक्शन में जिंक का सरफेस एरिया ज्यादा है, वो पाउडर फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये क्या है, जिंक है। इस रिएक्शन को अब मैंने कंप्लीट लिखा है, सॉलिड फॉर्म में है, और ये रिएक्शन जो कंप्लीट मैंने लिखा है ये ऊपर वाला है। अब यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा, यहाँ पर ये कौन से फॉर्म में होगा, जो फास्ट होगा वो पाउडर फॉर्म में होगा, और यहाँ ये वाला स्लो होगा और नीचे वाला जो है वो क्या होगा, फास्ट होगा। क्योंकि सॉलिड जो होता है उसका सरफेस एरिया कम होता है, उसमें सारे पार्टिकल इंटैक्ट नहीं आते हैं, कोलिजन नहीं होता है। लेकिन जैसे आप इसको पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं तो सारे पार्टिकल सरफेस पे आके वो इंट्रैक्शन में चले जाते हैं। सही है। कार्बोनेट है, सॉलिड फॉर्म में है, नीचे कार्बोनेट जो है उसका पाउडर फॉर्म अगर आप लेंगे तो सिमिलरली रिएक्शन फास्ट और स्लो होगा। तो पाउडर फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन फास्ट, और ये जो सॉलिड फॉर्म में तो रिएक्शन स्लो है। यहाँ पर भी सॉलिड फॉर्म में है तो रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, और नीचे जो पाउडर फॉर्म में है तो रिएक्शन फास्ट होगा। तो पाउडर फॉर्म में क्या हो जाता है, पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा तो यहाँ पर मैंने दो फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, एक था फैक्टर अबाउट द नेचर ऑफ रिएक्टेंट और दूसरा कंसंट्रेशन। साथ में हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को भी डिस्कस किया। अगर होमोजीनियस में कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, और हेट्रोजीनियस में सॉलिड चीज़ का अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है, मतलब वो पाउडर फॉर्म में है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है जी, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेकाबाद।